नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध अवस्था में मिली स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन की मौत का मामला महाराष्ट्र के विधानसभा में गरमाया। वहीं मृत हिरेन की पत्नी ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि स्कॉर्पियो पिछले 4 महीनों से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे के पास थी। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी सचिन वाजे की अरेस्ट की मांग की है। मनसुख हिरेन की मौत की जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग उनकी पत्नी ने की है। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस हिरेन की पत्नी के पुलिस को दिए बयान को सदन में पढ़कर सुनाया। उनका कहना है कि मौत के लगातार 3 दिन पहले मनसुख हिरेन सचिन वाजे के साथी थे। पूरी स्थिति को देखते हुए लगता है कि मेरे पति का खून सचिन वाजे ने ही किया है, ऐसा मुझे शक है। वहीं नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सदन में सरकार से पूछा कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद अभी तक सचिन वाजे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जिसके बाद शिवसेना के विधायक और संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने दादर नगर हवेली की निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर के सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम हैं उन पर कार्रवाई की मांग की। वहीं दादर नगर हवेली के निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर आत्महत्या के मामले की जांच गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एसआईटी को सौंपने की घोषणा की। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के बाहर संदिग्ध अवस्था में मिली स्कॉर्पियो के संदर्भ में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग को पुरजोर तरीके से सदन में उठाया। इसी मुद्दे को लेकर सत्ताधारी दल के विधायक ने दादर नगर हवेली के निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर ने मुंबई के एक होटल में आत्महत्या की थी और वहां मिली सुसाइड नोट का मुद्दा सदन में उठाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सांसद मोहन डेलकर आत्महत्या मामले की जांच एसआईटी द्वारा कराने की घोषणा की है। महाराष्ट्र विधानसभा में कल उद्धव सरकार का 2021-22 का बजट पेश होगा। सरकार के वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश किया और विधान परिषद में वित्त राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने सदन में बजट पेश किया। ठाकरे सरकार की महाविकास आघाड़ी की ये दूसरा बजट है। कोरोना की महामारी से जूझ रहे राज्य के पास बेहद सीमित साधन है। आज 10,226 करोड़ घाटे का 3,79,213 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें 66.641 करोड़ का राज्य की घाटा बताया गया है। और महाराष्ट्र सरकार की अगर बजट की खास बातें करें तो महानगर पालिका के लिए 800 करोड़ रुपए का फंड इस बजट में आवंटित किया गया है। महाराष्ट्र में जिला अस्पताल, प्राथमिक उपचार के केंद्र खोले जाएंगे। महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर 7,000 करोड़ की धनराशि खर्च करेगी। अगले वित्तीय वर्ष का बजट है। शून्य ब्याज दर पर खेती के लिए लोन अब किसानों को दिया जाएगा। किसानों को खेती के लिए 3 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि इस कर्ज पर किसी तरीके का ब्याज नहीं लगेगा। अल्पसंख्यक समाज को 589 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। ग्रामीण इलाकों में छात्रों को मुफ्त में एसटी बस में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। वहीं बाला साहब ठाकरे स्मारक के लिए सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुंबई कोस्टल मार्ग 2024 तक पूरा किया जाएगा। मुंबई के 14 मेट्रो लाइन के लिए 1,40,000 करोड़ का फंड इस बजट में आवंटित किया गया है। इस बजट में स्कूली शिक्षा और खेल के लिए 2,400 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। सरकार लोगों को घर देने के लिए 6,852 करोड़ रुपए अगले वित्तीय वर्ष में खर्च करेगी। परिवहन विभाग के लिए 2,500 करोड़ रुपया अगले वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र सरकार खर्च करेगी। इस बजट में एमबीबीएस के लिए जो सीटें थी उसे 1,990 सीट बढ़ाई गई है। उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, अमरावती, परभणी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। एमबीबीएस के लिए 1990 और एमडी और एमएस के लिए 1,000 सीटें बढ़ेंगी, यानी वर्तमान जो सीटें हैं उन सीटों में इजाफा किया जाएगा इस वित्तीय वर्ष में। इसके अलावा इस बजट में महानगर पालिका के लिए 800 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। महानगर पालिका क्षेत्र में 5 सालों में 5,000 करोड़ का खर्च
इस बजट के मार्फत किया जाएगा। महाराष्ट्र में जिला अस्पताल, प्राथमिक उपचार के केंद्र खोले जाएंगे। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार इस वित्तीय वर्ष में विस्तार देगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार तकरीबन 7,000 करोड़ की धनराशि खर्च करेगी। और सबसे बड़ी बात, खेती के लिए किसानों को जीरो इंटरेस्ट यानी बगैर किसी तरीके के ब्याज के लोन दिया जाएगा। और 3 लाख तक का जो कर्ज होगा वो ब्याज मुक्त होगा, उसमें किसी तरीके का ब्याज नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार के साल के बजट के बाद महाराष्ट्र का ऋण 6,15,170 करोड़ रुपए हो गया है। आपको बता दें कि राज्य में कुल आमदनी की तुलना में ये 20.06% है। ये प्रमाण 22% से ज्यादा होना अच्छी अर्थव्यवस्था के संकेत नहीं माना जाता है। 2019-20 में जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी तब ऋण 4,07,152 करोड़ रुपए का था, जो 2,08,018 करोड़ से बढ़ गया है। प्राकृतिक आपदा, कोरोना के चलते सवा साल में कर्ज 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में घोषणा की है कि एंटीलिया निवास के पास विस्फोटक के साथ पाए गए वाहन के मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस को सौंपी जा रही है। आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई के पेड़े रोड स्थित मुकेश अंबानी के बंगले के बाहर 25 फरवरी को विस्फोटकों से भरी एक स्कॉर्पियो खड़ी थी। मामले को विधानसभा में नेता विपक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उठाया था। इस केस के संदर्भ में विस्फोटकों के साथ मिली कार के मूल मालिक मनसुख हिरेन का ठाणे के मुमरा खाड़ी में शव बरामद हुआ, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ये जानकारी दी। इस हत्या के संदर्भ में एफआईआर दर्ज की गई है और इसकी आगे की जांच मुंबई एटीएस कर रही है। मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी आने से पहले ही विवादों में घिर गई है। महाराष्ट्र में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक अमीन पटेल ने सदन में इस फिल्म का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि इस फिल्म के कारण मुंबई के कमाठीपुरा में वर्तमान स्थिति को बिगाड़ा जा रहा है। वर्तमान स्थिति में कमाठीपुरा की स्थिति इस तरह नहीं है जो कि फिल्म में दिखाई देने वाली है। कुछ दशक की पहले की स्थिति को दिखाकर आज वर्तमान स्थिति को खराब करने की कोशिश हो रही है। फिल्म कमाठीपुरा को खराब रोशनी में चित्रित करती है। आज वहाँ की महिलाएं वैज्ञानिक बन गई हैं। इस तरह से क्षेत्र को चित्रित करना गलत है और इसलिए इस फिल्म के कुछ चित्रों को हटाकर इस फिल्म का नाम बदलने की मांग अमीन पटेल ने सदन में की। कमाठीपुरा के ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है, उसके ऊपर लोगों का बहुत विरोध है। ये जो फिल्म बनने जा रही है गंगूबाई काठियावाड़ी, अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर कमाठीपुरा को बहुत ही अलग वातावरण में दिखाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 1957-58 में जो कमाठीपुरा था, आज वैसा कमाठीपुरा वहां पर नहीं है। वहां की बच्चियां पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, उस फिल्म का नाम बदलना चाहिए। उसके अंदर ये दिखाना चाहिए कि कमाठीपुरा आज वैसा नहीं है। दूसरी बार उसमें काठियावाड़ का नाम लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, काठियावाड़ को बदनाम करने का एक काम हो रहा है। हम इस काम को बर्दाश्त करेंगे नहीं। कोई जगह का वहां के लोगों को इस तरह से पेश नहीं होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि इसमें इंटरवेन करके कमाठीपुरा को उस तरह से ना बताया जाए और पिक्चर का नाम। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आज वर्चुअल सुनवाई शुरू की है। सुनवाई 18 मार्च तक जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान संवैधानिक बेंच ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे राज्य सरकार को तर्क जानना चाह रहा है। बेंच ने कहा है कि हम सहमत है कि मामले का असर सभी राज्यों पर पड़ेगा, उन्हें भी सुनना जरूरी है। बेंच इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 मार्च को करेगा। 15 मार्च से मराठा आरक्षण और इससे जुड़े संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई के दौरान पूछा गया कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। दिसंबर में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद मुंबई में फरवरी से एक बार फिर मरीज की संख्या में तेजी देखी गई है। मार्च के शुरुआती सप्ताह में ही कोरोना के नए मरीजों की संख्या 1300 के पार हो गई है। वहीं 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक एक महीने में मुंबई के कोरोना के नए मरीजों की संख्या 7% बढ़ी है। आपको बता दें कि मुंबई समेत राज्य में 10 फरवरी से कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना मामलों में इजाफे की वजह लोगों के द्वारा बरती गई लापरवाही है।
कोरोना मरीजों के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 50% बढ़ी है। 7 फरवरी को मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,441 थी, जो 7 मार्च को बढ़कर 10,731 हो गई है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बीएमसी ने सभी इलाकों में टेस्टिंग बढ़ा दी है। एक महीने में 5 लाख लोगों की टेस्टिंग की गई है। और मुंबई में कोरोना की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्लम में स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन बिल्डिंग्स में केस बढ़े हैं। मुंबई में 190 बिल्डिंगों को इस वक्त सील किया गया है। बीएमसी ने अब तक 2450 फ्लोर को सील किया है। बीएमसी की तमाम कोशिशों के बावजूद मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 14 फरवरी के बाद से मुंबई में कोरोना के जो मरीज मिल रहे हैं उसमें से ज़्यादातर बिल्डिंग्स में रहते हैं। मुंबई में अब तक 190 सील बिल्डिंग है, वहीं 2450 फ्लोर भी सील किया गया है। एक वक्त कोरोना का हॉटस्पॉट रहा स्लम, इस वक्त सबसे कम मरीज कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि ज़्यादातर मरीज बिल्डिंगों में मिल रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसे रोकने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। स्लम में स्थिति कंट्रोल में है, जल्द ही बिल्डिंग्स में भी स्थिति नियंत्रण में होगी। आपको बता दें, बीएमसी के नियम के तहत 5 से अधिक मरीज पाए जाने पर पूरी बिल्डिंग को सील कर देने का फैसला किया जाता है, जबकि एक मरीज मिलने पर फ्लोर को ही सील किया जाता है। कोरोना मरीज की संख्या को देखते हुए अब तक 2450 फ्लोर सील किए गए हैं। इसमें 4.82 लाख लोग रहते हैं। नासिक में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। जिले में 15 मार्च के बाद शादी समारोह नहीं होगा। तो नासिक में जो कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इसका असर ये हुआ है कि 15 मार्च के बाद अब नासिक में किसी तरह की शादियां नहीं होगी। सामाजिक और धार्मिक समारोह को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया गया है। नासिक में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण मुख्यमंत्री ने तत्काल बैठक बुलाई है और राज्य के जिला कलेक्टर्स को आदेश दिया है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर शाम 7 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। साथ ही सभी दुकानें और व्यवसाय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे, जिसके कारण भीड़ पर नियंत्रण रखा जा सके। नासिक, निफाड, नंदगांव और मालेगांव में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास पूरी तरीके से बंद रहेंगी। वहीं 15 मार्च के बाद शहर में कोई शादी समारोह नहीं होगा। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरीके से बंदिश होगी। अगली खबर ठाणे से है, जहां पर नगर निगम आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए हॉटस्पॉट के क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगह पर लॉकडाउन नहीं होगा, यानी जो हॉटस्पॉट हैं सिर्फ वहीं पर लॉकडाउन किया जाएगा। और इसकी वजह है कि लगातार जो संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसी को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बीच ठाणे नगर निगम ने 9 मार्च से 31 मार्च तक 16 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में तालेबंदी के आदेश दिए थे, लेकिन नगर निगम के आयुक्त विपिन शर्मा ने इस संबंध में एक नया पत्र जारी करते हुए कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं होगा। सभी जगह लागू होने वाले नियम हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी लागू होंगे। साथ ही नगर निगम आयुक्त विपिन शर्मा ने लॉकडाउन लगाने के फैसले को पीछे लिया है। औरंगाबाद सिटी और ग्रामीणों में कोरोना के पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना का फैलाव कम हो, इसलिए जिला प्रशासन ने 11 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन की जानकारी देने के रविवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, एसपी मोक्षदा पाटिल, मनपा आयुक्त समेत कई लोग मौजूद थे। इस दौरान कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि पत्रकार परिषद के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। लोगों को सुरक्षित रहने की और कोरोना के संदर्भ में आवश्यक उपाय बताने वाले ही उस पर अमल नहीं कर रहे थे। शहर में भीड़ कम हो और ज़्यादा पेशेंट ना हो, इसका सभी शहरवासियों को ध्यान रखना जरूरी है। अगर इसके बाद भी कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती है तो फिर एकमात्र संपूर्ण लॉकडाउन ही उपाय होगा। अभिनेता रणवीर कपूर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी मां नीतू कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है। सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए
नीतू कपूर ने जानकारी दी है कि रणवीर कपूर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उनकी मां नीतू कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में रणवीर कपूर की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि आप सभी की चिंताओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। रणवीर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो सेल्फ क्वारंटीन है, साथ ही वो दवाइयां ले रहे हैं, उनकी हालत में सुधार हो रहा है। वहीं शिरडी के बेलापुर गांव से अपहरण हुए युवक का शव बरामद हुआ है। 1 मार्च को बेलापुर बाईपास से इस युवक का अपहरण किया गया था और इस युवक की सूचना देने पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। श्रीरामपुर तहसील के बेलापुर गांव से अपहरण किए गए गौतम हिरण का शव बरामद हुआ है। गौतम का अपहरण 1 मार्च को बेलापुर बाईपास से किया गया था। परिजनों ने गौतम की सूचना देने पर 5 लाख रुपए के इनाम देने का ऐलान किया था। शुरुआत में शव की पहचान नहीं हुई थी, लेकिन बाद में हिरण के परिजनों ने बताया कि शव पर पहने हुए कपड़े गौतम के थे। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस ने सभी सूचनाओं को सत्यापित किया, लेकिन जांच नहीं की गई। हालांकि अपहरण के पीछे की वजह अब तक नहीं पता चल पाई है, पर यह संदेह जरूर है कि इन्हें 5-6 दिनों तक बंधक रखा गया और मारा गया। गढ़चिरौली के यौनापुर धान अधिप्राप्ति केंद्र में अनियमितता देखने को मिल रही है। किसानों को धान का खरीदार नहीं मिल रहा है। खरीदार नहीं मिलने से किसानों की फसल अब खराब हो रही है। चामुर्शी तालुका के यौनापुर धान अधिप्राप्ति केंद्र में यह अनियमितता नजर आ रही है। धान खरीदी को शुरू में 2 से 3 महीने हो गए हैं, लेकिन किसानों का धान आज तक खरीदा नहीं गया है। नंबर लगा है 7 बार का, लेकिन वो नंबर के हिसाब से अभी तक धान नहीं ली रहे। आया तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा अभी तक नंबर लगा नहीं, जब लगेंगे तब तुमको बुलाएंगे, फोन करेंगे। ऐसा करके अभी 2.5 महीना 3 महीना होते जा रहा है। गोडाउन भर गया, लेकिन काश्तकारी का भी 70% धान गोडाउन में गया नहीं। मार्च महीने में पेट करना पड़ता बैंक में। काश्तकारी इतना समस्या में आ गए, आगे जाके काश्तकारी को मारना चाहिए। रायगढ़ जिले के पेड़ के सड़क पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने फलस डोगरी को रहने वाले 35 साल के युवक के पास से करीब 30,000 की भांग बरामद की है। चालक का नाम मुकेश पाटिल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को 12 दिनों के लिए हिरासत में लिया है। अब मुंबई का मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम का मिजाज मुंबई का लगातार बदल रहा है। 10 मार्च से मुंबई में अब गर्मी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से जो मुंबई कर हैं वो काफी परेशान है। हवा की दिशा बदलने से जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई। बीते कुछ दिनों में तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखा गया, जिसके कारण गर्मी अब बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से देश में 21 शहरों के पीने के पानी के 47 मानकों पर जांच की गई। बीएमसी के तहत मुंबई शहर में वर्ली, करी रोड, शिवडी, पश्चिमी उपनगर के मलाड, कांदीवली, जोगेश्वरी और पूर्वी उपनगर के पवई, साकीनाका, घाटकोपर, चैम्बूर स्थित स्लम इलाकों से पानी के नमूने लेकर जांच की गई। सभी नमूने मानकों पर खरे उतरे हैं। नांदेड़ जिले के प्राचीन शहर कांधार तहसील में स्थित अबलुगा गांव की चांदमिया शेख की छोटी बेटी ने महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। तरन्नुम शेख का चयन सीमा सुरक्षा बल में हुआ है। तरन्नुम ने 2020 में बीएसएफ की एग्जाम में वो शामिल हुई और अब उसका चयन हुआ। तरन्नुम के अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है। बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है मुझे खुद पे कि मैं अपने महाराष्ट्र राज्य में से पहली लड़की हूँ कि मैं अपने देश की रक्षा करने के लिए जा रही हूँ। मेरे माँ बाप को भी बहुत खुशी हुई है। बाकी सभी लड़कियों को मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपने घर गृहस्थी का काम उसमें खुश रहने में कुछ भलाई नहीं होगी। हमें पढ़ाई कर कर आगे जाकर अपने देश का नाम। मुंबई के बीकेसी पर कोविड सेंटर में एक 100 साल के बुजुर्ग दादी ने कोरोना का टीका लगवाया। आपको बता दें कि 5 मार्च 1921 को दादी पैदा हुई थी और अपने जन्मदिन के मौके पर ही उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया। इस मौके पर कोविड सेंटर में दादी के लिए केक काट कर उनका जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया गया। वहीं अभिनेता जितेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ कोरोना का टीका लगवाया। निर्माता शोभा कपूर ने अपने पति जितेंद्र के साथ कोरोना का टीका लगवाया है। तुषार कपूर ने यह फोटो शेयर की है। मुंबई में अभिनेता जितेंद्र और उनकी पत्नी शोभा कपूर ने एक साथ कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे पर कार्रवाई को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर
के बाहर मिली गाड़ी को लेकर मनसुख हिरेन के मौत पर सवाल उठाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे पर कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड करने की मांग की। इसी मुद्दे पर विधायक भास्कर यादव ने नेता विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सचिन वाजे, जो कि अन्वय नाइक मामले की जांच कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कराना चाहते हैं। गोंदिया में एक ट्रेन की चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई। वन विभाग ने बाघ का अंतिम संस्कार किया है। गोरेगांव वन क्षेत्र के पिंडेका पर गोंगले रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक बाघ की मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ का अंतिम संस्कार किया। मृत बाघ की उम्र लगभग 1 साल बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।